नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं कैसर अहमद शेख साहब। आप सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर। अस्सलाम वालेकुम कैसर साहब। वालेकुम सलाम। कैसर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसर साहब, सबसे पहले तो अमरीकी कांग्रेस की वो रेजोल्यूशन पे मैं आपका ज़रूर रद्द-ए-अमल चाहूँगी जो आज पास हुई है, और 368 वोट्स थे इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन, जो कि ये डिमांड कर रही है कि पाकिस्तान के जो इलेक्शंस में मदाखलत और बेज़ाब्तियों के दावे हैं उनकी मुकम्मल और आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए। तो हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क है। हमने अपने कवानीन और अपने आइन और अपने असूलों के तहत करना है। वो अमेरिकन कांग्रेस की रेजोल्यूशन है, ठीक है, वो उनकी अपनी ये थोड़ी मतलब है कि हमारे यहाँ अगर असम्बली में कोई रेजोल्यूशन उनके ख़िलाफ़ कर दें तो अमेरिका की हुकूमत को क्या होगा। ये इस तरह तो बहुत आसान है, कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ कोई रेजोल्यूशन कर दे। अमेरिका को तो अच्छा नहीं लग रहा ना कि हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट हो रही है, जो डेवलपमेंट हमारे यहाँ जिस तेज़ी से हो रही है, और जो हम देखिए ना क्या हुआ कि 32% महंगाई थी पिछले मई में, वो 12% हो गई। हमारे रिज़र्व बढ़ गए, हमारा स्टॉक एक्सचेंज दुनिया का बेस्ट स्टॉक एक्सचेंज हो रहा है। तो ये खुद ब खुद हो रहा है क्या? चंद लोगों के कहने से ये जो हुआ है, इस तरह आप मुझे बताइए कि क्या एक मुल्क की रेजोल्यूशन किसी दूसरे मुल्क के लिए कोई असर रख सकती है? नहीं, लेकिन अगर कैसे साहब, अगर एक रेजोल्यूशन जो कि कसरत राय से अब हाउस के दोनों साइड, जहां पे रिपब्लिकन्स की तादाद जो है वो 187 और डेमोक्रेट्स 181 के करीब जो हैं, ये यानी कि बोथ साइड ऑफ द हाउस जो है वो इसके फेवर में अगर बात करें, तो आपको लगता है कि इसके पीछे कई अवामिल हो सकते हैं जो कि पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं? अवामिल तो सामने से नज़र आ रहे हैं। किसी मुल्क का किसी दूसरे मुल्क की पॉलिटिक्स से तल्लुक़ क्या है, मुझे ये बताया। आज तक तो मैंने कभी ये नहीं सुना, पहली बार मैंने ये रेजोल्यूशन इस किस्म की सुनी है। क्या अगर पाकिस्तान के दोनों हाउसेज किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ कर दें रेजोल्यूशन, तो क्या उस मुल्क के वो हुकूमत उस बात को मान लेगी? इसका तल्लुक़ क्या है? हमारी हुकूमत एक हम आज़ाद मुल्क हैं और ख़ुद मुख्तार मुल्क हैं। किसी दूसरे मुल्क को हमारे अपने अफेयर्स में क्या ज़रूरत है मुदाखलत करने की? ये हमारा काम है। हम अपने तौर पे देख रहे हैं, आपकी असम्बली हो रही है, पूरा हर एक को मौका मिल रहा है बातचीत करने का, हर कोई आज़ाद है, मीडिया आज़ाद है, अदालतें आज़ाद हैं। अब इस किस्म की रेजोल्यूशन का तो कोई मुझे समझ नहीं आती कि क्यों हो रही है। इंटरनेशनली कैसर साहब, इंटरनेशनली हमारे इलेक्शंस के फिर गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी आपको किस हद तक इम्पैक्ट होती हुई नज़र आ रही है इंटरनेशनली? मुझे कोई इम्पेक्ट होती हुई नज़र नहीं आ रही इंटरनेशनली। ये हमारी हुकूमत जो है बाकायदा इलेक्शन के बाद वजूद में आई है, और ये आप देखें कि कितना ये 3.5 माह में हुकूमत ने क्या क्या नहीं किया। किस जगह हमारे यहाँ तो डेवलपमेंट हो रही है, हमारे यहाँ महंगाई कम हो रही है, हमारे यहाँ रिज़र्व बढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ आप देखिए कि रेवेन्यू तारीख का हाईएस्ट इकट्ठा किया जा रहा है, और लोग कोई किसी किस्म की देखिए बात जगह पे होती। इतना बड़ा मुल्क है, 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, तो कोई ना कोई तो यहाँ भी इख्तिलाफ राय रहेगा। बट कैसे साहब, आप कह रहे हैं सब कुछ हो रहा है इस मुल्क में, लेकिन इस्तेहकाम नहीं आ पा रहा। आपको चीन कह रहा है कि अदम इस्तेहकाम की वजह से वो रिलक्टेंट नजर आते हैं सरमायाकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप एक ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट करने की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आपके जहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड है कि तमाम फ्रंट्स पे एक स्टेबिलिटी की तरफ हम मामलात को लेकर जा सके, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करने को वो ऑफर कर रहे हैं अपोजिशन को, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि फिर इमरान खान साहब के खिलाफ नए केसेस जो है वो बना दिए जाएंगे। तो ये रवैया क्या मामलात को सही कर पाएगा? देखिए, मुज़ाकरात हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, जब हम अपोजिशन में थे उस वक़्त, आज से कोई 6-7 साल पहले हम सब खड़े होके, मियाँ शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे आपके आइए चार्टर ऑफ इकानमी करें, शहबाज ये हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे थे, मैंने ख़ुद अपनी स्टैंडिंग कमेटी फ़ाइनेंस में उनको बार बार कहा है कि आइए तमाम जो मैटर हैं, फाइनेंशियल मैटर जो हैं, वो आइए बैठ कर डिस्कस करें, आपकी एक कमेटी है। देखिए, इस तरह तो फिर दुनिया का कहीं भी कोई मुल्क भी नहीं चल सकता अगर कोई इस तरह इंटरनल मामलात में कोई हिस्सा लेगा। देखिए, हमारे चीन से बड़े स्ट्रेटेजिक तल्लुकात हैं। आप देख रही हैं, आपको पता है कि इंडिया जो है वो अमेरिका के साथ, अमेरिका ने कहा है कि जी हमारा इंडिया से स्ट्रेटेजिक तल्लुकात है। इंडिया गज़ब करके बैठा हुआ है कश्मीर को और सारी उनकी आज़ादी को, और यूनाइटेड नेशन की करारदाद के ऊपर वो अमल नहीं कर रहा।
उसके बाद अगर कोई मुल्क की ये पार्लियामेंट या उनकी कांग्रेस इस तरह के बयानात देगी तो वो मुझे बताइए, इस तरह तो अगर आप ये क्या कहती हैं कि अगर हमारा मुल्क किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस किस्म की करारदाद कर दे तो क्या असर पड़ेगा उस मुल्क पे? पर सर वही मैं कह रही हूँ कि सियासी हम-आहंगी इस वक्त होना बहुत ज़रूरी है, पर उस सियासी हम-आहंगी के लिए आप वो राह कैसे हमवार हो पाएगी अगर आप हुकूमत जारी है नए केसेस बनाने के तरफ इमरान खान साहब के खिलाफ? देखिए, मुझे कोई नए केसेस का नहीं पता। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है, उनसे पता कर ले, उनको पता होगा। मैं तो कैबिनेट में बैठता हूँ, कैबिनेट में इस किस्म की कोई बात नहीं हुई। मैं कैटेगरिकली आपसे कह सकता हूँ, अगर किसी इंडिविजुअल का कोई ख्याल है, वो मैं तो हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि आइए। आज भी मैं उनके मेंबरों के साथ बैठ के अभी 1-1.5 घंटा मैं बैठा रहा उन्हीं की अपोजिशन बेंचेस पे जाके उनके साथ। दोस्त हैं हमारे, एक दूसरे से तल्लुकात हैं। उनसे मैंने कहता रहा कि भाई आपके क्या मामलात हैं, बैठें डिस्कस करें। देखिए, डायलॉग के बगैर कोई चीज़ हल नहीं। अगर उनका कोई भी मसला है, हमारे अपना मुल्क का इंटरनल मसला है, दाखिली मसला है, हम आपस में रिजॉल्व कर लेंगे। किसी दूसरे मुल्क की क्या वजह है कि कोई भी क्यों कहे ये बात? जर्नल ये कहना कि आपस में तल्लुकात रखे, जैसे चाइना ने कहा वो हमारी दोस्ती चाहता है और चाइना से कि तमाम पार्टियों के साथ अच्छे तल्लुकात हैं, क्योंकि चाइनीज़ यहाँ काम कर रहे हैं, उनको अपनी सिक्योरिटी का मामला है और सही जायज़ मामला है। उनके अगर इंजीनियर या दूसरे काम कर रहे हैं वर्कर, तो उनको सिक्योरिटी चाहिए, तभी वहाँ वो बेफिक्री से होके अपना इत्मीनान से काम कर सकेंगे। वो तो एक चीज़ समझ आती है। लेकिन आज की जो करारदाद की आप बात कर रही हैं, तो ये तो मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में सुना कि कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क में इस तरह इंटरनल मामलात में उसको मुदाखलत करे। हम ज़रूर डायलॉग करना चाह रहे हैं, हम ज़रूर मुफाहमत करना चाहते हैं, क्योंकि जो भी इलेक्टेड लोग हैं और असम्बली में बैठे क्यों हैं, वहीं बातचीत तो हो रही है, हर एक की बात सुन रहे हैं। जिसके बाद और लेकिन ज़रबे जो हम एक्शन प्लान कर रहे हैं ना, ये हमने इस्तेकाम के जो अज़म किया है, ये आज का नहीं है। ये तो 2016 में तय हो गया था, हमारी असम्बली ने ही पास किया था, तमाम पार्लियामेंट ने पास किया था, जबकि आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला हुआ था। उसी वक्त सब पार्टियों ने मिल के मुश्तरका तौर पे ये तय किया था। आज की कोई नहीं, और अगर आज भी कोई ऑब्जेक्शन है, वो तो बजट पे तकारीर हो रही है, बजट की तकरीर में हर टॉपिक पे बात हो सकती है। कोई भी अपोजिशन का मेंबर खड़ा होकर बात करे, हम उसको जवाब देंगे, हम उनकी एप्रीहेंशन को दूर करेंगे। हमारा मुल्क है, हम उस मुल्क की बेहतरी की चाहते हैं। बिल्कुल, और आगे मुल्क को लेकर बढ़ने की स्ट्रैटेजी भी यही है कि थ्रू डायलॉग, आपने जिस तरह से पॉइंट आउट किया। बट कैसा साहब, आखिर में मैं आपसे ज़रूर ये जानना चाहूँगी कि आज हमारे बड़े एक अच्छे और सीनियर रिपोर्टर हैं शहबाज राना साहब, जो कि बजट कवर करते आए हैं। उनकी एक जो उन्होंने स्टोरी फाइल की थी, जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया कि 34.6 ट्रिलियन रुपीस तक की जो बोरोइंग है, उसकी अप्रूवल डिमांड की है मौजूदा हुकूमत ने नेशनल असेंबली से, और ये मीट करेगी वो तमाम रिक्वायरमेंट जो कि स्टेट ऑर्गन्स की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करने के लिए और डेट सर्विसिंग के लिए। सर, वाकई में क्या मौजूदा हुकूमत जो है वो इस तरफ जाना चाह रही है, मजीद बोरोइंग की तरफ जाना चाह रही है, और स्पेशली उन स्टेट ऑर्गन्स जिनके हवाले से हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि बजट में उनको 63% तक की एक एलोकेशन दी गई है, जो कि एक इंक्रीज अमाउंट है। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि यही स्टेट ऑर्गन्स जो है वो हमें लॉसेस पोस्ट करते हुए देख रहे हैं। हम 905 अरब रुपए तक के उनके लॉसेस जो है वो पोस्ट किए गए हैं। देखिए, ये जो लॉसेज हैं गवर्नमेंट के, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज के, ये तो बहुत ही तशवीशनाक बात है ना कि 35,000 अरब रुपए। मुझे भी पहली बार ये समझ आए कि जो एसेट हैं उन स्टेट ओन एंटरप्राइजेज वो 35,000 अरब रुपए हैं। 35,000 अरब लगा के अगर हम नुकसान कर रहे हैं तो उनको रख के हम करेंगे क्या? ऐसी अगर मैं कोई अपने बिजनेस में जाऊंगा और कोई पैसा लगाऊंगा, अपने बेटे को या भाई को दूंगा, तो मैं उससे हिसाब लूंगा ना हर साल। तो सर, हिसाब वैसे कैसे साहब, हिसाब इनसे ले क्यों नहीं रहे हैं? ये तो आपको पता है कि ब्यूरोक्रेट्स जो है वो सारे जिम्मेदार हैं इस चीज़ के, वो चला रहे हैं। तो बजाय इसके कि उनसे हिसाब या उनको अकाउंटेबल ठहराया जाए, हम तो उनको ऑलरेडी उनकी मराद को बेयर करने के लिए, मीट करने के लिए हम मजीद बोरोइंग की तरफ मौजूदा हुकूमत जाना चाहती है। नहीं, थोड़ा सा समझें आप, क्योंकि इकनॉमिक मैटर डिस्कस कर रही हैं, थोड़ा उसको समझें। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारा जो इस साल का बजट डेफिसिट है वो 7% है कौमी आमदनी का।
हमने बहुत बड़ी कट लगाई है उसमें। अगले साल हमने वो कर दिए 5.9%। ये कर्ज़े तो हमने लेने हैं, कर्ज़े में मैं आपकी कोई मना नहीं कर रहा, कर्ज़े तो, लेकिन हम उसको कम कर रहे हैं। हम यानी जो डेफिसिट होगा ना 5.9% डेफिसिट भी जो है वो किसी न किसी जगह से हमने पूरा करना है ना। ये या टैक्स लगाने हैं, उसमें टैक्स हमने कुछ लगाए हैं, कुछ कर्ज़े लेंगे, वो तो लाजमी है। लेकिन ये हम उस तरफ जा रहे हैं। हम जो स्टेट ओन एंटरप्राइज़ है वो एक कैबिनेट कमेटी बनी है मिनिस्टर्स की, मैं भी उन 4 मिनिस्टर्स में शामिल हूँ, जो कि स्टेट ओन एंटरप्राइज़ को हम देख रहे हैं कि कौन से स्ट्रेटेजिक हैं, कौन से नॉन स्ट्रेटेजिक हैं और किस तरह उनको प्रायोरिटाइज करना है, या ये हमने प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में रखना है, वो हम कर रहे हैं उसको। पर कैसे साहब फैसले कर कौन रहा है, बजट बना रहा कौन है? बिलावल भुट्टो साहब तो फ्लोर ऑफ द हाउस कहते हैं कि ये बजट जो है इट इज़ फॉर द बाबूज, इट इज़ ऑफ द बाबूज। नहीं, ये तो पहले दिन से बाबू बनाते हैं, बाबू ही आपके यहाँ, हम जो मिनिस्टर्स होते हैं उसको सुपरवाइज करते हैं। ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है। आप देखते होंगे कितने कितने पेजेस का बजट है। ये कभी भी किसी जगह भी, हम अपने इदारों में काम करते हैं, मेरा अपना ज़ाती इदारा है, छोटा सा इदारा है, उसमें भी बाबू काम करते हैं। हर चीज मैं अपने आप से तो नहीं कर सकता। अल्टीमेटली कैसर साहब, अनफॉर्चुनेटली इस बजट में भी यही कुछ देखा कि, और शहबाज शरीफ साहब तो बहरहाल इसका एतराफ़ भी कर रहे हैं कि जिन हालात के बायस ये IMF के साथ मिलकर बजट बनाना पड़ा है, एतराफ़ उन्होंने कर लिया है। बट अल्टीमेटली दूध से लेकर टेक्स्ट बुक तक जो है वो तमाम कुछ जो है वो टैक्स कर दिया गया है। अशराफिया का जो लाइफस्टाइल है उसको मेंटेन करने के लिए वसूल तो गरीब आवाम की जेब से किया जा रहा है। नहीं, ये गलत है। ये पहला बजट है जिस पे अमीर आदमी पे टैक्स। मैंने मुबारकबाद दी है वहाँ बैठ के भी, जब बजट बन रहा था ना, जो हमारा कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी, तो उसमें भी मैंने मुबारकबाद दी है। उसके बाद जब फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश किया, बेस्ट बजट है जो हमने अमीर आदमी को टैक्स किया। आप बता दें मुझे। सर वैसे हर कोई बता नहीं पा रहा। सर हुक्मरान हमेशा यही कहते हैं, यही टोन होती है कि अमीर आदमी को किया है, गरीब। अगर आप ही बात करेंगी तो बात मैं समझा नहीं सकूंगा। सर इंडायरेक्ट थोड़ी भी बात मुझे करने देना। जी। 2 एतराज़ लगे। एक एतराज़ था कि आपने जो तनख्वाहदार तबका है उसको टैक्स कर दिए। मैंने एक्सप्लेन किया कि 1 लाख रुपए महीना कमाने वाले पे पहले 1000 रुपया टैक्स लगता था महीने का, अब 2000 लगा। हाँ, उसने 1000 रुपया, जो बड़े से बड़ा एतराज़ है, 1000 रुपया उसका टैक्स बढ़ा है। वो किसके लिए बढ़ा है कि हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में 140 अरब रुपए बढ़ा दिया, 1 करोड़ फैमिली को हम दे रहे हैं। वो किस लिए बढ़ा है कि हमने फूड का प्रोग्राम बच्चों के लिए शुरू कर दिया है स्कूलों में। 1000 रुपये 1 लाख वाले पे क्यों बढ़ा है कि हमने जो हमारी तरक्याती प्रोग्राम था, बस बात ख़त्म कर रहा हूँ, तरक्याती प्रोग्राम था, इस साल 300 अरब खर्च हुआ है, अगले साल हम 1300 अरब खर्च करेंगे। पहली बार है जनाब डॉलर 1 साल में घटा है, बढ़ने की बजाय घटा है। हमारे रिजर्व बढ़े हैं, हमारा रेवेन्यू जो है पहली बार 4000 अरब रुपए बढ़ रहा है, और इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, डायरेक्ट टैक्स है। मैं कैसर साहब, आपको कीनिया की सूरत हाल का अंदाज़ा होगा जहां पर उनके सदर ने जो मुजाहिरीन की जानिब से मुतालबात किए जा रहे थे उसको तस्लीम भी किया। जो फाइनेंस बिल था कीनिया का उसको उन्होंने तस्लीम भी नहीं किया, वो मुस्तरद उन्होंने कर दिया, ऑल्दो के पार्लियामेंट ने पास किया। और उसके बाद बड़े प्रोटेस्ट और बड़े एहतजाजी मुजाहरे वहाँ किए जा रहे थे, बड़ी अमवात भी वहाँ पर हुई है। आप बताइए, अगर बजट अच्छा नहीं है तो स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की बेहतरीन बजट के बाद दुनिया की बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज हो गई है। कहाँ मुजाहरा हुआ है, मुझे दिखा दीजिए किसी एक जगह मुजाहरा हुआ है बजट के खिलाफ। सिर्फ आप टीवी वाले और ये मीडिया ही कर रहा है, और तो कुछ कर नहीं रहा, या अखबार वाले कह रहे इससे अच्छा बजट, इससे कहाँ अवाम के ऊपर लगा ही कुछ नहीं है, सिर्फ अमीर आदमी पे लगा है। हाँ, एक्सपोर्टर पे लगा है। मैं उनका नुमाइंदा हूँ, मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, मेरे भाई वो एक्सपोर्टर हैं, मैं तो डायरेक्टली उनका नुमाइंदा हूँ। चंडियोट से मेरा तल्लक है, और हमारे बहुत से सारे एक्सपोर्ट्स में पाकिस्तान की 30-40% एक्सपोर्ट मेरे रिश्तेदार करते हैं या मेरे दोस्त करते हैं। हम तो हमने इतराज़ नहीं कर रहा। ये सिर्फ इतराज़ आप कर रही हैं, लगा आपको नहीं है। सर आवाम की जाहिर है, आवाम की आवाज़ तो बन के हमने आपसे सवाल तो ज़रूर करना है। IMF का, अगर शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि IMF का बजट है, एक जगह एहतजाज हुआ हो, मुझे कोई एहतजाज सुना दें, अगर किसी एक जगह हो, मैं आपका अप्रीशिएट। सर वैसे एहतजाज के लिए आपने लोगों को, सिर एहतजाज करने के काबिल कहाँ छोड़ा है आपने आवाम को, जहाँ पर ये कोई बात नहीं है, ये कोई बात नहीं, ये लॉजिक नहीं है, इस बात में लॉजिक नहीं है, ये काबिल कहाँ छोड़ा है। ये अभी कई जगह जो मामलात थे, एहतजाज हो रहे थे ना,
आवाम को कोई भी चीज़ पसंद नहीं होती, उनका राइट है, हम करते रहते हैं। ये खा मका की भाई बजट में लगाई अमीर आदमी को टैक्स और लगना चाहिए था। कि आपके अपने इत्तेहादी सवाल कर रहे हैं इस बात पर कि आपने बजट जो है ये रिप्रेजेंटेशन नहीं है आवाम की। इत्तेहादी कर रहे हैं। मुझे किसी एक जगह किसी भी आवाम का एहतजाज, मैं आपको बताऊं किस पे टैक्स लगा है। हमारे पाकिस्तानियों के 12 अरब डॉलर दुबई में प्रॉपर्टी में पड़े हैं, और किन लोगों के हैं? यहाँ जो टैक्स दे नहीं रहे थे ना, उनको तकलीफ हुई है कि हमने उनको लोगों को टैक्स में नेट में ला रहे हैं जो टैक्स अवियन कर रहे थे, जो जिनको ऊपर टैक्स बनता है। ठीक है, वी रियली होप सर। इंडिया हमसे 12 गुना इकानमी है, उनके 17 अरब डॉलर पड़े हैं, और पाकिस्तानी जो टैक्स नहीं देते यहाँ से पैसा दुबई में ले जाते हैं, हम उनको टैक्स कर रहे हैं और हम अच्छा कर रहे हैं। ये टैक्स लगना चाहिए था किसी सर अक्रॉस द बोर्ड। सर कहने का मकसद है अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। जी जी जी, दूध की बात कर रहे हैं, मैं आपको उसका जवाब भी दे। दूध को कह रहे हैं टैक्स है। दूध का जिन लोगों पे टैक्स लगा है ना, वो 40% नफ़ा कमा रहे हैं। वो 18% उनको टैक्स लगा है, 5-7% कीमत, वो तो अरबों रुपए कमा रहे हैं। और फ़ायदा किसको पहुंचा है? जिनके पास 4-6 गायें हैं, देहात में थोड़ी थोड़ी गायें हैं, उनको फ़ायदा पहुंचा है दूध पे टैक्स लगाने से। गलत किस्म की तोजी कर रहे हैं। अखबार, उनके पास पैसे होते हैं ना, अखबार के इश्तिहार दे देते हैं अखबारों में। बात मुझे लॉजिकल, मेरे से आके लॉजिकल बात करे। ये फ़ायदा पहुंचा है दूध वालों को, और आम आवाम को फ़ायदा पहुंचा है, उनको अच्छी कीमत मिलेगी। और अमीर आदमी से टैक्स हम लेंगे, हर सूरत में लेंगे। जो अरबों रुपए कमा रहे हैं ना, उनको हम टैक्स नहीं छोड़ेंगे। हमने 4000 अरब पहली बार टैक्स लगाया है, लेकिन किसी पे इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। कोई टैक्स ऐसा हो। चलिए सर, हम भी यहाँ पर हैं, आप भी यहाँ पर हैं, सिस्टम भी इन प्लेस है। लेट्स सी कि हम ये सब कुछ कर पाते हैं कि नहीं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन करा। कैसे साहब, वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर, इस वक्त हमसे बात कर रहे थे। अगेन हुकूमत जो है वो उल्टा अमेरिका पर सवाल उठा रही है इस करारदाद को लेकर कि उनको एकदम से क्या और किस तरह से ट्रिगर हुआ है कि वो पाकिस्तान के इलेक्शंस पर इतनी दिलचस्पी रख रहे हो। कभी कोई मुल्क जो है वो किसी दूसरे मुल्क के इलेक्शंस में इस तरह से दिलचस्पी नहीं रखता। बट बहरहाल, और मालिक साहब ने जिस तरह से प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि ये डिप्लोमेसी फेलियर जो है वो इसको कंसिडर करते हैं कि अगर हुकूमत इससे बढ़ के आगे देख नहीं सक रही है कि किस तरह से ये पूरा हाउस जो है कांग्रेस का वो अलाइन हो जाता है इस एक नुक्ते पे कि पाकिस्तान के इलेक्शंस का एक इंडिपेंडेंस की एक प्रोब होनी चाहिए। प्रोग्राम की टीम, अलीना शिकरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।